करने के लिए हमारे एमसीएल का हर एक प्रोडक्ट, हर एक प्रोजेक्ट हमेशा 100% नेचर को समर्पित है। तो चलिए अभी बुलाते हैं ऐसे हमारे एमसीएल के हर एक प्रोडक्ट, हर एक प्रोजेक्ट के निर्माता और हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए पर्व के साथ। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिन यानी 15 अगस्त हम सबके लिए एक बहुत ही इमोशनल ऐसा दिन होता है। हम सभी भारतीय, हमारा पूरा देश, और सिर्फ देश ही नहीं, पूरे दुनिया में जहां जहां भारतीय हैं वो बहुत उत्साह के साथ, वो बहुत जज्बे के साथ इस दिन को मनाते हैं। इस दिन हमारा देशभक्ति का जो जज्बा वो एकदम अपनी चरम सीमा पे होता है और हम सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दिन हम एक चीज भूल जाते हैं और वो चीज ये है कि ये जो आजादी हमें मिली है इसके लिए बहुत बड़ी कीमत हमने चुकाई है। हमने नहीं, हमारे ये सभी क्रांतिकारियों को नहीं। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है इस आजादी के लिए। करोड़ों लोगों ने अपना सब कुछ समर्पण किया है इस आजादी के लिए और तब जाके मिली है हमें ये आजादी। और ये वो लाखों लोग, ये करोड़ों लोग जिन्होंने अपना सब कुछ दिया, ये लाखों लोग जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, ये जब उन्होंने किया तब उनके भी कुछ सपने होंगे ना। उनके सपने हो गए इस स्वतंत्र भारत के लिए, इस आजाद भारत के लिए, कि हम ये सब कुछ कर रहे, वो इसलिए कर रहे कि हम एक दिन ये सब करना चाहते हैं हमारे देश के लिए, जो आज नहीं कर सकते। आज जहां अंग्रेजों का राज है, जहां हम गुलामगिरी में हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हमारे लोगों के लिए, हमारे पेड़ के लिए, हमारे इस पानी के लिए, हमारी इस मिट्टी के लिए, हमारे इस पहाड़ों के लिए। ये जो काम जो हमें आज नहीं कर सकते वो हम करेंगे। कब करेंगे? तो एक आजाद हिंदुस्तान में करेंगे। और बस यही सपने लेके शायद उन्होंने सब कुछ समर्पण किया होगा। ऊपर से उन्होंने सपना देखा होगा कि ये आजाद हिंदुस्तान हमारे बच्चों को देंगे, हमारे जनरेशन को देंगे और वो इस सपने को पूरा करेंगे। और उनके बच्चे यानी कौन? उनके अगले जनरेशन यानी कौन? तो हम। उनके जो सपने अगर पूरे करने हैं, इतना महान बलिदान, इतना सब कुछ देने, इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद जो सपने उनके थे, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, ये पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हमारी तो है। हम ही तो है वो नेक्स्ट जनरेशन जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया। दोस्तों, आज अगर स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, जिसे हम इतने प्रेरणा लेते हैं, जिनके इतने महान विचार है, अगर आज वो स्वतंत्र भारत में, आजाद हिंदुस्तान में जन्म लेते थे तो वो क्या करते थे? क्या करते थे अपने देश के लिए? क्या हम कर रहे? थोड़ा तो कर रहे इसके लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए सब कुछ किया, सब कुछ समर्पण कर दिया। अगर कोई इनके हाथ में ये आजाद हिंदुस्तान देता तो ये नेताजी हमारे देश को कहां ले जाते, क्या करते इस हिंदुस्तान में, इस स्वतंत्र, इस आजाद हिंदुस्तान में? क्या हम वो सब कुछ कर रहे हैं? दोस्तों, आज की परिस्थिति यह है कि ये सभी सपने जो साकार कर सकते हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिनका हो सकता है, ये टैलेंट, ये पढ़े लिखे अच्छे लोग जो ये सपने साकार कर सकते हैं, अपने देश को एक्चुअल में सुजलाम सुफलाम कर सकते हैं, उनके सपने को साकार कर सकते हैं, वो सभी लोग आज देश छोड़ के जा रहे हैं बाहर के देशों में। इसलिए जा रहे हैं कि यहां बिजली नहीं है, यहां लाइट नहीं है, यहां पानी नहीं है, यहां सड़क नहीं है, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं है, उनके जो टैलेंट को शायद स्कोप मिलना चाहिए वो व्यवस्था यहां नहीं है, उनको ज्यादा पैसे वहां मिलते हैं, इसके लिए जा रहे हैं। जो सबसे अच्छे, यानी मेरा खुद का एग्जांपल है, मैं जिस इंस्टीट्यूट में, जिस कॉलेज में पढ़ा हूं, जहां से मैंने एमबीबीएस की है, मेडिकल का मेरा एजुकेशन किया है, वो भारत का सबसे अच्छे कॉलेजेस में से एक है। महाराष्ट्र में नंबर 1 है, भारत में 4थे स्थान पे है केईएम हॉस्पिटल मुंबई, जहां मैंने एमबीबीएस किया। और वहां एडमिशन लेने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, सभी होनहार बच्चे बहुत मेहनत करने के बाद वहां उनका एडमिशन मिलता है।
बहुत मेहनत करते हैं, वो तब जाके एमडी एमएस होते हैं। वहां जो उनको एक्सपोजर मिलता है, केईएम एक ऐसा हॉस्पिटल है मुंबई में जहां पूरे भारत के कोने कोने से पेशेंट्स आते हैं। तो इनके साथ वो काम करके, मेहनत करके वो बहुत सबसे अच्छे बेस्ट ऐसे डॉक्टर बनते हैं। या भारत का सबसे पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट था वो केईएम में हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट केईएम में हुआ। ऐसे इंस्टीट्यूट से मैंने, और ऐसे हुनर जब डॉक्टर्स तैयार होते हैं, तो आज मेरी परिस्थिति यह है कि मेरे क्लास में, मेरे क्लासमेट में जितने भी डॉक्टर्स बने, आधे से ज्यादा डॉक्टर्स आज की तारीख में बाहर के देशों में, अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है, यूरोप में है, और वहां जाके दे रहे हैं अपनी सेवा। यहां तक कि आईआईटी, आईआईएम, ये कितनी अच्छी संस्था है, कितनी महान संस्था है। और इस संस्था से जब आपको इतना अच्छा एजुकेशन मिलता है तो आपका परम कर्तव्य होना चाहिए ना, अपने देश को बेहतर करने का। क्या करते हैं हम लोग? आईआईटी बनने के बाद हम किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, नहीं तो बाहर जाते हैं, परदेश में जाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। आज कितने सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके बॉसेस हमारे भारतीय हैं। इतनी महान ऐसी कितनी बड़ी कंपनियां, इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो भारतीय चला रहे हैं। इन भारतीयों की वजह से कंपनी इतनी बड़ी हुई। और इतना अच्छा एग्जांपल गूगल का है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई मदुरई से है। मदुरई के वहां के एक सामान्य एक स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने खड़गपुर में आईआईटी किया, और वो करने के बाद वो कहां चले गए? अमेरिका। टिपिकल स्टोरी। और वहां जाने के बाद उन्होंने गूगल जाने के बाद, और जब से वो गूगल के सीईओ बने हैं, आप देख रहे हैं कि गूगल कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। तो आपके पास अगर इतना टैलेंट है, और अगर आप कहते हैं कि हमारे देश में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो कौन करेगा ये? किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है हमारे देश को बेहतर करने की? हमारी नहीं है जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी कि हमारा देश, अगर हमारे देश की अगर आर्थिक परिस्थिति आज आप देखोगे, तो आज हमारे देश, जब अंग्रेज आए थे तब दुनिया की सबसे विशाल ऐसी अर्थव्यवस्था थी। दुनिया की जितनी भी जीडीपी का निर्माण होता था, 30 से 40% जीडीपी हम बना रहे थे। जब अंग्रेजों ने किस तरह से हमें लूटा, हमने देखा। और जब ये देश छोड़ के चले गए, तो पहले तो उन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े करके चले गए। उस दिन जो भारत का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, वो 4% था। 40 से 4% तक वो लेके आए। आज भी अगर देखोगे तो हमारे देश का जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में, वो 3.5-4% से कम है। हम बढ़ रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया का जीडीपी बढ़ रहा है। तो कौन लेगा जिम्मेदारी? किसकी है जिम्मेदारी कि हमारा वो देश जिसकी इतनी काबिलियत है कि हजारों सालों तक वो दुनिया की, ना कि सिर्फ पूरी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी था, हर क्षेत्र में उसने दुनिया का नेतृत्व किया है। वो देश की जिसके भरोसे, जिसके सहारे, जिस रिसोर्सेस के सहारे देश दुनिया में सबसे महान ऐसा देश था, वो आज भी है ना मौजूद। आज भी वो मिट्टी है, आज भी वो पानी है, आज भी वो पर्वत है, सब कुछ है। तो सब कुछ अगर कुदरत ने अपने हाथों से हमें परोसा है, दिया है, कौन करेगा ये? किसकी जिम्मेदारी है ये? आजाद होने के बाद भारत सरकार ने क्या किया? तो आजाद होने के बाद भारत सरकार ने तो पहले एक कायदा कानून बनाया कि कोई फॉरेन की कंपनी यहां नहीं आएगी, कोई फॉरेन की कंपनी यहां बिजनेस नहीं करेगी। यहां जो कुछ बिजनेस होगा वो हमारे लोग करेंगे। जो कुछ व्यवस्था, प्रोडक्ट्स तैयार करने, सुविधा तैयार करनी है, वो हम लोग तैयार करेंगे बस। और बहुत ऑब्वियस है, ऐसा ही कानून कोई भी देश बनाता जो हमने बनाया, क्योंकि जिस अंग्रेजों के गुलामी में 300 साल हम लोगों ने निकाले, और एब्सोल्यूट उनकी जो पूरी सत्ता थी वो 150 साल थी। ये 300 साल उनको जो ये देश, जिस देश को उन्होंने गुलाम बनाया, ये किस लड़ाई बिड़ाई करके नहीं बनाया। ये एक कंपनी थी जो बिजनेस करने आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। आप अभी पूरे पढ़ाई करोगे, रिसर्च करोगे और लिखोगे कि इस देश में, भारत देश में आने वाली सबसे पहली मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी, सबसे पहले कॉर्पोरेट कंपनी कौन सी, तो आपको नाम आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक कंपनी थी जिस कंपनी ने हमको इतने सालों तक गुलाम बनाया और इतना हमें बर्बाद करके रख दिया। तो जाहिर है आजादी के बाद हमने इनको
हमने वो कायदा ही बनाया कि कोई भी बाहर की कंपनी यहां बिजनेस नहीं करे, हम भारतीय हम लोग ही बिजनेस करें। लेकिन फिर आई एक परिस्थिति, हुई एक परिस्थिति तैयार कि जिसमें हमारी सिचुएशन फाइनेंशियल बहुत कठिन हो गई। जैसे किसी परिवार में होता है कि अगर आपके पास पैसे ही ना बचे, राशन के लिए पैसे ना बचे, तो क्या करते हैं हम? तो हम अपने घर का जो जेवर है वो गिरवी रखते हैं, पैसे लाते हैं, वो जो क्रिटिकल टाइम है उसको पहले हैंडल करते हैं और बाद में कंटिन्यूस अच्छे पैसे मिले, कंटिन्यूस अच्छा इनकम हो, इसके लिए काम करते हैं। वैसे किया सरकार ने, या हमारे देश का एक्चुअल जितना भी सोना था वो गिरवी रखा, वर्ल्ड बैंक IMF उनके यहां, वहां से पैसा लेके आए और फिर कंटिन्यूस उसको बेहतर करने के लिए फिर उन्होंने वो नई पॉलिसी 1991 में लाई, जो पॉलिसी थी जागतिकीकरण की, खासगीकरण की, उदारीकरण की, और शायद वो वक्त भी वैसा था। और फिर हमारे देश के दरवाजे हमने खोल दिए पूरी दुनिया की जितनी भी कंपनी थे उनकी, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए। अभी ये हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो हमने लिया, जो जरूरत थी उस टाइम की। लेकिन जब बाहर की कंपनियों के लिए हमने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, तो इसका मतलब हमारे दरवाजे बाहर जाने के लिए भी हम अगर सक्षम हैं, अगर हम काम करते तो हमारी भी अवसर नए चालू हो गए ना। अगर इस क्रिटिकल सिचुएशन में हम अगर मेहनत करें, अगर हम अपने आप को बेहतर करें, तो हमें भी मौका, हमें भी अवसर प्राप्त हुए इस 1991 के बाद। क्योंकि हम भी अभी कहीं किसी भी देश में जाके अपना बिजनेस कर सकते थे, अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते थे, तो हमें भी अवसर मिला। क्या किया हमने 1991 के बाद? क्या हुआ? अभी देखिए हमारे सामने एग्जांपल है जापान का। हमारी जैसी कंडीशन थी 1991 में, उससे बहुत खराब कंडीशन जापान की थी जब उस देश में अणुबॉम्ब गिराया गया अमेरिका ने। हिरोशिमा नागासाकी 2 शहरों के ऊपर जो अनुभव हुआ, उसके बाद पूरी देश की इकोनॉमी बर्बाद हो गई थी। किसी के पास पैसे नहीं थे, ना देश के पास पैसे थे, ना किसी लोगों के पास पैसे थे, ना कोई प्रोडक्ट था, टेक्नोलॉजी थी, कुछ नहीं था। ऐसे कंडीशन में क्या किया? इस कठिन परिस्थिति का उन्होंने ऐसा डटकर सामना किया, इस संकट को उन्होंने अवसर में बदला। इतनी मेहनत की कि आगे के 20 साल के बाद जापान फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया का बना। अमेरिका के बाद सबसे बड़ी इकोनॉमी कोई थी, अर्थव्यवस्था थी, तो वो जापान थी। आज भी हम कहते हैं ना, आज भी कहते हैं हम जापान के बारे में कि जापान में कहीं भी, यानी जापान में ऐसा कल्चर है, वर्क कल्चर है कि अगर कोई मर जाता है तो उसको श्रद्धांजलि करके वहां के लोग 2 घंटा ज्यादा काम करते हैं। कहां से आया कल्चर, कहां से आई ये सोच? क्योंकि उन्होंने इस परिस्थिति का इस तरह से मुकाबला किया कि अभी उनकी संस्कृति बन चुकी है कि बेहतर करना। और देखिए ना आज की परिस्थिति क्या है। आज हमारे मार्केट में ये जो टोयोटा कंपनी के सभी इतने प्रोडक्ट, इतना बिजनेस कर रहे हैं, ये और दुनिया में, यहां तो कर रही है, दुनिया में ये जापान की है। हमारे देश में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी सुजुकी, ये जापान की है। 2 व्हीलर सबसे ज्यादा बेचने वाली होंडा कंपनी, ये जापान की है। सोनी जापान की है, फिलिप्स जापान की, इतनी बड़ी इकोनॉमी वो बन चुका है। हमने क्या किया 91 के बाद, जब हमें अवसर था, हम इस तरह से काम कर सकते थे जिस तरह जापान ने किया, लेकिन हम उस गुलामगिरी की मानसिकता से बाहर ही नहीं हुए। जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ लोग हमें छोड़ के गए, ये अंग्रेज छोड़ के चले गए, तो हम वहां उनके देश में जा रहे हैं गुलामी करने के लिए। और वही है ना आज की परिस्थिति। आज की परिस्थिति कि आज हमारे सामने 10,000 ईस्ट इंडिया कंपनी है। आज हमारे देश में 10,000 ईस्ट इंडिया कंपनी है जो उसी तरह काम कर रही है, वैसे ही काम कर रही है जैसे अंग्रेजों ने किया, वैसे ही अपने देश से इतना फायदा उठा रही है जैसे अंग्रेजों ने किया। अभी अंग्रेजों को तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, वो उनको सब पॉलिटिक्स वो सब कंट्रोल करना था। ये कंपनी को, इनको तो कुछ फर्क नहीं, इनको तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, उनको सिर्फ अपना धंधा करना है। कौन सी सरकार आए जाए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर सेक्टर में, हर जगह में आज ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है। 91 के बाद जो काम हमने किया उसका ये परिणाम है कि आज हर जगह ईस्ट इंडिया कंपनी, 10,000 ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है। और इसलिए आज की जो परिस्थिति है ना, इस परिस्थिति में हमें जो काम करना होगा रियल सेंस में, हर दिन वो इन्हीं क्रांतिकारकों जैसे करना पड़ेगा। किसी एक दिन नहीं, हमेशा हर दिन रात करना पड़ेगा। ये जो हम बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं ना, ये व्यवसाय का निर्माण कर रहे हैं, ये व्यवसाय निर्माण नहीं कर रहे
हम अपने देश को आजाद कर रहे हैं, हम अपने देश को उस मकाम तक लेके जा रहे हैं जहां हमारा देश होना चाहिए। हम आजाद कर रहे हैं अपने देश को इस बाकी के ईस्ट इंडिया कंपनियों से। और ये हमारा लक्ष्य है कि हमें सिर्फ अपने देश को आजाद नहीं करना, हमें अपने देश को सिर्फ सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं बनानी। तो हमारा इस बार लक्ष्य है कि हमें अपने देश को दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महान ऐसा राष्ट्र बनाना है। और ये कैसे करेंगे ना, इसके लिए जो जज्बा चाहिए, जिस सोच से हमें ये सब करना है, ये सोच कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आज 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 2 कहानी आज मैं बताना चाहता हूं। उसमें से पहली एक कहानी है, वो है ओलंपिक की। हमारे आजादी के 11 साल पहले, यानी 1936 में जर्मनी में यह ओलंपिक हुआ। ओलंपिक जैसे पूरी दुनिया के सभी देश उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, हमने भी किया। हमारे देश की इंडियन हॉकी टीम वहां पहुंची। हमारी हॉकी टीम ने इतना शानदार प्रदर्शन किया, इतना अच्छा खेल रही थी हमारे हॉकी टीम, कि वहां पे आए हुए सभी प्रेक्षक उनके दीवाने हुए, बहुत इंप्रेस हो गए। वो जर्मन, बाकी के सभी लोग, जो भी लोग वहां थे, इतना शानदार प्रदर्शन करते करते हमारी हॉकी की टीम फाइनल में पहुंची। और देखिए क्या कोइंसिडेंस है, वो फाइनल कब था? वो भी था 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्र दिन है, तो 15 अगस्त को ही ये फाइनल था। अभी ये इंडियन हॉकी टीम जो सबसे शानदार प्रदर्शन कर रही थी, अब ये फाइनल होने वाला था, और वो किसके साथ था? वो भी जर्मनी के साथ था। जर्मनी यानी होस्ट कंट्री, यानी जिस देश में ये ओलंपिक चालू है वो देश, उनके अगेंस्ट ये फाइनल हमारी मैच है। और इस फाइनल में भारतीय पूरे अच्छी तरह से खेल रहे हैं, लेकिन इसके दिन, आज के दिन वो जरा नर्वस है, वो थोड़े से डरे हुए हैं, वो जरा टेंशन में है। उसका कारण क्या है? तो इस दिन ये फाइनल देखने के लिए कौन आने वाले थे? तो आने वाले थे एडोल्फ हिटलर। हम सबको पता है हिटलर कौन है, सबसे बड़ा हुकुमशाह, डिक्टेटर अगर दुनिया में कोई था तो वो हिटलर। कैसे हजारों लोगों को मारता था, क्या करता था, उसकी बर्बरता के बारे में शायद हम सबको पता है। कोई अगर बहुत ही गुस्से वाला हो तो उसको हम लोग हिटलर बोलते हैं, इतना जबरदस्त था हिटलर, हम सबको पता है। तो हिटलर, उसके साथ 40,000 जर्मन, इनके सामने भारतीय संघ, ये भारतीय टीम हमारी फाइनल मैच खेलने वाला था, वो भी जर्मनी के साथ। तो क्या हो उसके बाद? और वो भय, वो टेंशन, वो चिंता लेके हमारी टीम उतरी मैच खेलने के लिए। और क्या हुआ? तो हमने जर्मनी को हराया। कैसे? 8-1 से। जर्मनी ने सिर्फ 1 गोल किया, हमने 8 किए। और इस 8 में से 6 अगर किसने किए होंगे तो वो थे मेजर ध्यानचंद। दोस्तों, दुनिया के इतिहास में सबसे महान जितने भी खिलाड़ी अलग अलग क्षेत्रों में, खेल में, उनमें सबसे महान खिलाड़ियों से एक है मेजर ध्यानचंद। मल्टीनेशनल कंपनी अगर कोई आएगी अपने देश में तो क्या होता है? नंबर 1, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लेवल, यानी हमारे देश में जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो बढ़ती है। अभी ये जो सामने वाले आने वाले हैं, ये जो कंपनियां हैं, वो क्या है? वो व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आई है ना। 1,000 करोड़ रुपए अगर आपके यहां निवेश करेगी तो उस 1,000 करोड़ के 10,000 करोड़ बनाएगी, वो इसके लिए तो आई है वो। और ये 10,000 करोड़ बनाने के लिए वो यहाँ के रॉ मटेरियल रिसोर्सेज यूज करेगी, लोग यहाँ के यूज करेंगे, सब कुछ, और बेचेगी भी मोस्ट ऑफ द टाइम। ये सब करने के बाद यानी 9,000, यानी 1,000 रुपए डाले तो 9,000 करोड़ रुपए वो लेके जा रहे हैं। इसका मतलब वो हम भी कर सकते हैं ना, वो बाहर से जा रहा है। तो ये फायदा हुआ का नुकसान? दूसरा, ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफर करेंगे, किस चीज के लिए करेंगे? वो टेक्नोलॉजी इसके लिए होगी ना कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करे, ज्यादा से ज्यादा 9,000 नहीं और 15,000 करोड़ कमाए। ये और ऐसे किया ना अंग्रेजों ने भी पिछले वो 1947 के 100 साल पहले, आखिरी की जो 100 साल थे, उसमें रेलवे लाई। क्या क्या रेलवे ने टेक्नोलॉजी लाई ना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया उन्होंने। क्या क्या रेलवे ने हमारा इतना नुकसान किया। अंग्रेजों ने इस तरीके से लूटा इस रेलवे के जरिए हमारे देश को कि रेलवे आने के बाद सबसे ज्यादा फेमाइंस, सबसे ज्यादा अकाल सूखा जिसमें करोड़ों लोग गए, ये हुआ जब वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी ज्यादा से ज्यादा शोषण होता है इसके वजह से। तीसरा, इट इंक्रीजेस होस्ट कंपनी एक्सपोर्ट देन इंपोर्ट। अगर हुंडई कंपनी यहां आती है और यहां एक प्लांट लगाती है एक्सपोर्ट करने का, उन्होंने भारत में प्लांट लगाया
और वो गाड़ियां तैयार करके एक्सपोर्ट कर रही है, तो इसका मतलब किसको ज्यादा फायदा होगा? यहाँ से रोजगार तैयार होंगे, ठीक है। कौन सी कंपनी बढ़ेगी, किसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगी हमारी? उन कंपनी के ऊपर। इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी ऐसा कहते हैं, ये इंटीग्रेट करती है नेशनल इकोनॉमी। यानी इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपको लेस का पैकेट, 5 रुपए का पैकेट हर जगह मिलेगा। जम्मू कश्मीर में से लेके विशाखापट्टनम तक हर गांव में, हर शहर में आपको लेस का पैकेट मिलेगा। यानी इतना वो बिजनेस अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करती है, हर जगह आपको मिलेगा। पानी की बोतल नहीं मिलेगी आपको, पानी नहीं पीने के लिए मिलेगा, लेकिन पेप्सी की बोतल मिलेगी आपको। ये होता है इंटीग्रेटिंग नेशनल इकोनॉमी, यानी ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा फायदा। और पांचवा, इंप्लीमेंटिंग न्यू इनोवेशन, वो भी इसीलिए कि हम ज्यादा हमें लूटे फायदे में, और नुकसान में क्या है? नुकसान तो ऐसा नुकसान है, यानी ये नुकसान यानी गुलामी है। आप देखो, सबसे पहले क्या, मे एक्वायर मोनोपोली पावर। मोनोपोली ये नहीं है कि गुलामी, कोई कंपनी खड़ी ही नहीं हो सकती इनके सामने। और ये सब एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं, ये सब डिटेल में बताने वाला हूं कि कोई कंपनी यानी खड़े ही नहीं हो सकता, इस तरीके से काम करते। किसी भी सेक्टर में देखोगे ना, तो ये कंपनी मोनोपोली है उनकी बिजनेस में। दूसरा, अंडर एस्टिमेट लोकल कल्चर, पूछते ही नहीं, उनको लेना देना ही नहीं होता। मैं कहता हूं कि हर तहसील हमारा एक राज्य है, उसकी अपनी बोली भाषा है, अपने चाल चलन है, उसके अलग संस्कृति है। इतना सुपर स्पेशलाइजेशन हमारा है, इनको कुछ लेना देना है नहीं उसका। तीसरा, थिंक अबाउट प्रॉफिट रादर देन द होस्ट कंट्री इंटरेस्ट। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, यहाँ कुछ काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ के किसानों की कुछ जरूरतें हो, लोगों की जरूरतें हो, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। उनको कुछ लेना नहीं होता। यहाँ के देश में लोगों में कुछ चाहिए, उनको कुछ लेना देना नहीं होता। उनका सिर्फ एक चीज से लेना होता है, वो है प्रॉफिट, और कुछ नहीं। इनफ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स एंड कंडीशंस। एक बार उन्होंने भारत सरकार का वहां कुछ किया, एग्रीमेंट साइन, तो वो लोगों का तो कुछ सुनते ही नहीं, जरा भी फ्लेक्सिबल नहीं होते। और सबसे गहरा प्रॉब्लम क्या है कि हेवी यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। यानी हमारा पानी हो, हमारी मिट्टी हो, ये हवा का प्रदूषण कितना करती है, कितने। और ये बहुत सारे ब्रांड तो आपके आंखों के सामने, आपको लगता है ये कंपनी है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां तो आपको पता ही नहीं होती। ऐसे कंपनी, ऐसे केमिकल कंपनी वो कोकन में है। ऐसे केमिकल कंपनी इतनी बदबूदार और रासायनिक हानिकारक कैंसरस चीजें वो नदियों में डाल रहे हैं, समुद्र में डाल रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं ऐसी कंपनी इधर है। पूरा केमिकल का प्लांट है इधर, कई सारी है। और ये जंगल को तोड़ रहे हैं, हमारे नदियों को खराब कर रहे हैं। आपको पता है, यमुना से लेके सब नदी आप देखिए, ये है उनके नुकसान। और फिर इसका क्या इफेक्ट हो रहा है? अगर हमारे सामने ये 10,000 ईस्ट इंडिया कंपनी है और वो ही चला रही है, वो ही इतना जीडीपी का निर्माण कर रही है, तो इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या परिणाम हो रहा है? तो परिणाम यह हो रहा है, पहले तो हमारा जीडीपी बढ़ना चाहिए। हमारा जो राष्ट्रीय उत्पन्न है, जिस राष्ट्रीय उत्पन्न कहते हैं जीडीपी, और वो किसी भी बिजनेस हाउस कंपनी जैसा ही होता है। कंपनी जैसे कैसे प्रॉफिट करती है कि कंपनी किसी वस्तु या सेवा को तैयार करती है और उसको बेचती है और पैसा कमाती है। तो किसी भी देश में जितने भी वस्तुएं, जितने भी सेवाएं का निर्माण होता है एक साल में, उसको उस साल का, उस देश का जीडीपी यानी उस राष्ट्रीय उत्पन्न बोलते हैं। अभी हमारा देश का जीडीपी, हमारा देश का राष्ट्रीय उत्पन्न जो है, वो भी ऐसा है कि हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है आपको पता है? आजादी के वक्त जो 4% हमारा कंट्रीब्यूशन था दुनिया की इकोनॉमी के, वैसे ही आज बरकरार है। लेकिन उससे भी ये है कि पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति इनकम अगर आप देखोगे हमारे देश का, तो प्रति व्यक्ति इनकम में हम बहुत पीछे हैं। पूरी दुनिया का जितना इनकम है ना, पूरी दुनिया का जितना इनकम डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं, वो करेंगे तो दुनिया का जितना एवरेज है, पूरी दुनिया में ऑन एन एवरेज जितना इनकम होता है, सभी देश, डेवलप, नॉन डेवलप, सभी को मिला के, वो जो एवरेज है ना, वो एवरेज हमसे 6 गुना है। वो दुनिया का जो प्रति व्यक्ति इनकम का एवरेज है, उसका 15% सिर्फ हम अपना इनकम बना रहे हैं आज की तारीख। वो जीडीपी हो, जीएनआई है, वो अगर आप देखोगे तो बहुत कम ये इनकम है। लेकिन दोस्तों, इसके भी आगे मैं आपको बोलता हूं, ये आज की परिस्थिति आपके सामने, इसके भी आगे अभी ये इनकम कितना है हमारा? दुनिया का जो एवरेज का इनकम होना चाहिए उससे 6 गुना कम, या 15% सिर्फ हमारा है। वो कितना है? 1,75,000।
तो प्रति व्यक्ति हमारा 1,75,000 INR इतना इनकम है सपोज, ओके। तो वो भी हम लोगों ने ऐसा पकड़ा है कि देश में जितना इनकम होता है डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं। अगर ये भी इसमें समानता होती, सबको अगर इतना इनकम मिलता तो भी ठीक था, लेकिन इसमें इतनी विषमता है, इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, इतनी विषमता है कि आप सोच नहीं सकते। विषमता के बारे में हमारा देश बहुत पीछे है, यानी बहुत ज्यादा विषमता है हमारे देश में, उसकी रैंकिंग है बहुत बड़ी। अगर आप देखोगे तो जितना इनकम हमारे देश में, जितना भी इनकम होता है ना, 1/3 33% इनकम सिर्फ 1% लोगों के साथ हो रहा है। 1% लोग उनको वो इनकम मिल रहा है, 1/3। और 10% लोग हैं ना, वो 10%, पहले 10, उनको वो 65% इनकम जा रहा है। और 90% लोगों के पास भी 1/3 इनकम ही है। 1% लोगों के पास भी 1/3, 90% लोगों के पास भी 1/3, 33%। और स्पेशली जो नीचे वाले 50% लोग हैं ना, उनको तो 6% से भी कम इतना इनकम है। इसका मतलब वो नीचे वाले जो लोग हैं ना, उनका प्रति साल का प्रति व्यक्ति इनकम वो 1,50,000 तो छोड़ ही दीजिए, वो 30,000 से भी कम है। इसका मतलब उनका प्रति महीने का जो इनकम है वो 2,500 से भी कम है, जबकि सिलेंडर 1,100 रुपया है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो 1% या 10% लोग हैं ना, वो 10,000 मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी उनके लिए काम कर रही है। सेम जैसे हमारे अंग्रेजों के टाइम में कुछ लोग थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, वो अच्छे थे, बस वही 90% जनता उनको कुछ ये नहीं। और ये आज का ये आईना है हमारे सामने। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरे बिजनेस के प्रोसेस में, इनकम के प्रोसेस में ये हमारे लोग कहीं है ही नहीं। अगर संपत्ति के बारे में भी अगर आप देखोगे तो संपत्ति, कुल राष्ट्रीय संपत्ति जितनी है हमारे देश में, आधे से ज्यादा संपत्ति 51.5, इतनी संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। 140 करोड़ में से 1,40,00,000 जो लोग हैं उनके पास 1/3 इनकम है, और उनके पास है पूरी आधे से ज्यादा संपत्ति है। और नीचे के 60%, अभी संपत्ति के बारे में तो 60% लोग जो है उनके पास 5% भी संपत्ति नहीं है। यानी आप जिंदगी भर मेहनत करते हो, जिंदगी भर नौकरी करते, पैसा बचाते, लेकिन आप घर नहीं कर पाते। ऐसी ये इनइक्वालिटी। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2, और एक नहीं 10,000। और इसीलिए अभी हमारा परम कर्तव्य, एक ही मकसद है कि अभी हमें इस देश को फिर से आजाद करना होगा। आजाद करना होगा इन 10,000 कंपनियों से। और ये आजाद करके हमारे देश को सिर्फ बड़ी इकोनॉमी नहीं, सबसे महान राष्ट्र हमें बनाना होगा। और इस पर्व की शुरुआत, इस पर्व को हम करेंगे। और दोस्तों, इसलिए ये जो काम करना है ना, ये काम हमें भी इस तरीके से ही करना होगा। हम किसी बिजनेस का निर्माण एक्चुअली नहीं कर रहे, हम एक नए राष्ट्र का, एक आजाद हिंद का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें भी जो काम करना है, एक क्रांतिकारियों जैसा ही काम करना पड़ेगा। दिन रात काम करना पड़ेगा, हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक हम अपनी कंपनियों को उतना बड़ा नहीं बनाते। इन जैसे काम करना होगा। हर जगह, हर सेक्टर में हमारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हर सेक्टर में वो प्रोडक्ट होने चाहिए जो हमारे घर में हमारे लोग तैयार करें, हमारे महिला बचत गट तैयार करें, हमारे किसान तैयार करें, हमारे युवा तैयार करें। वो प्रोडक्ट होने चाहिए, हमारे लोग ही इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए जो एक काम करेंगे। और जो कुछ प्रॉफिट आएगा ना, वो सिर्फ हमारे लोगों में ही पाना चाहिए। जो ये बिजनेस करेंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनियां करेंगे। हर तहसील में जो कंपनी अपने देश की है, जिसमें 100% हमारे लोग हैं, वही करेंगे। पूरा प्रॉफिट जो जनरेट होगा वो हमारे देश में ही रहेगा। बस ये हमारा मकसद है। और इतना ऐसा नहीं कि ये सिर्फ भावना है, ये सिर्फ इमोशंस है और हम कुछ भी बेचेंगे। आज जिसकी वजह से ये कंपनियां, ये ईस्ट इंडिया कंपनी माल बेच रही है, धंधा कर रही है ना, ये सब पेट्रोकेमिकल्स है, ये सब गलत काम है, गलत प्रोडक्ट्स है, ये कैंसरस प्रोडक्ट्स है। हमारे जो प्रोडक्ट है ना, वो इतने अच्छे रहेंगे, इतने अच्छे रहेंगे। जैसे एग्जांपल है इस योगा का, पूरी दुनिया में सभी देश वाले सब योगा करते हैं, सभी सेलिब्रिटी योगा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सभी एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज अगर कुछ है तो वो योगा है। और वैसे हमारे प्रोडक्ट्स है। एक बार एक प्रोडक्ट अगर किसी ने इस्तेमाल किया तो उसको समझेगा क्या चीज है ये। तो ये प्रोडक्ट हमें तो देश में बेचने ही है, उनको घर में जाके, उनके देश में जाके भी बेचने। ऐसे गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट के साथ हम बिजनेस करेंगे।
और ये सभी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हमारे लोग हमारे घर में तैयार करेंगे और हमें आजाद करना होगा हमारे देश को ये सभी ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 के सभी प्रोडक्ट्स। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है ना, तो एमसीएल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एमसीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सपने देख के लाखों करोड़ों इन लोगों ने सब कुछ अपना समर्पण किया, सब त्याग दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, एमसीएल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि हम ये करेंगे, हम अपने देश को फिर से महान बनाएंगे। और इसके लिए पहला कदम, पहला लक्ष्य कि जिसके लिए दिन रात हमें काम करना है, वो ये है कि हमें हर तहसील के हर कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बनाना है। हमें हर कंपनी को 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है। 10,000 करोड़ की कंपनी हर तहसील की, आपकी जो कंपनी ना हर तहसील की, उसको 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी। और ऐसा नहीं कि ये वैल्यूएशन हम करेंगे, आप और मैं मिलके घर पे नहीं करूंगा, तो ये बाकायदा आपकी कंपनी लिस्ट करेंगे, आईपीओ में लिस्ट करेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। पूरी दुनिया देखेगी कि ये 10,000 करोड़ की कंपनी बनी है इस तहसील की। ये वो वैल्यूएशन का होगा कि जो सेबी तैयार करेगी, ये सभी जो होते हैं एक्सपर्ट वो तैयार करेंगे और वो फिर वो वैल्यूएशन देके हम अपनी कंपनी को लिस्ट करेंगे। और ये वो प्रोसेस होगा कि जिस प्रोसेस में फिर हमारे गांव में, हमारे तहसील में जितने भी लोगों को आज जरूरत है काम धंधी नौकरी की, वो पूरा हो जाएगा। अब सोच भी नहीं सकते इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम करेंगे इस प्रोसेस में। हमारे सभी किसान, हमारी महिला बचत गट, हमारे युवा, उनको सक्षमीकरण देंगे। आज अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उनको बेहतर करेंगे, उनका सक्षमीकरण करेंगे। हर घर को एक अच्छा इनकम देंगे इस प्रोसेस में, बहुत बेहतर देंगे। ये एवरेज ब्यूरो बहुत अच्छा देंगे इस प्रोसेस में। और जो हमारे एमवीपी एमयूपी है ना, ये करोड़पति बनेंगे इस प्रोसेस में। और आपको लगेगा ये कैसे होगा, मेरा तालुका, मेरे तहसील में ये कहां किधर कुछ है, ये इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री थोड़ी आ सकती है हमारे यहाँ, ये कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। तो आपके गांव में जो 2 लाख 2.5 लाख लोग रहते हैं ना, और जितने भी रिसोर्स है वो काफी है। और अगर 2-2.5 लाख लोग नहीं है आपके पास सिर्फ 70-80 हजार 1 लाख लोग रहते तहसील में, बस ये कैसे होगा, क्या होगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए आप। वो मैं हूं करने के लिए। कैसे होगा, किस तरह से करेंगे, वो मैं आपको बताने के लिए हूं। हम करेंगे ये काम, वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि मैगी, 5 रुपए की भी मैगी मिलती है, 10 रुपए की मैगी मिलती है। ये छोटा प्रोडक्ट आपको पता है कितने बेचते हैं लोग? 20,000 करोड़, यानी 2 साल पहले इनका रेवेन्यू था 17,500 करोड़। उनका लक्ष्य है कि उनको 24,000 करोड़ की मैगी बेचनी है हमारे देश में, 24,000 करोड़ की। आज के तारीख में जो 20,000 करोड़ की मैगी ये बेच रहे हैं, अगर 20,000 करोड़ का कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट अगर हम बेचे या मिलके सब बेचे 20,000 करोड़ का माल, तो आपके कंपनी का वैल्यूएशन 2.5 लाख करोड़ हो जाएगा। कितना? 2.5 लाख करोड़। और कौन बेच रहा है ये? तो एक ऐसी कंपनी जो दूर दूर कहीं बैठी है, यूरोप में, स्विट्जरलैंड में एक कंपनी है नेस्ले, वो यहां देश में मैगी बेच रही है। हर गांव में आपको मैगी मिलेगा, हर शहर में, हर दुकान में आपको मैगी मिलेगा। और हमारी परिस्थिति यह है कि जो चीजें मुझे अच्छी लगती है नासिक में, जो स्पेशली जाता हूं मैं, नासिक में जाता हूं तो मैं खाता हूं, मेरी जो अच्छी, वो मुंबई में नहीं मिलती, वो पुणे में नहीं मिलेगी। और ऐसी कई सारी चीजें हैं। हमारे यहां बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, घर घर में प्रोडक्शन कर सकते हैं हम लोग। छोटी छोटी जगह में महिला बचत आके छोटी छोटी फैक्ट्री में कर सकते हैं, चिंता नहीं है उसकी। और माल तैयार करके बाजू के तहसील में, बाजू के डिस्ट्रिक्ट में, बाजू के राज्य में, देश में उनके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप उसकी चिंता मत करिए। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। और मिलकर दोस्तों हर तहसील को हमें ये 10,000 करोड़ की कंपनी करनी है और हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था करनी है। और ये होगा, ये हम मिलकर करेंगे। और सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं, हम अपने देश को दुनिया का सबसे महान राष्ट्र बनाएंगे फिर से। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद, जय एनसीएल। जी हाँ श्याम सर, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आज के जोशपूर्ण